नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट एसएसटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और यह क्वेश्चन पेपर 12 जनवरी 2022 का ऑनलाइन परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम लोग सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके पहले 15 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं एसएसटी के। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, वीर शैशववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है यहाँ पर बसवन्ना, ऑप्शन बी है अल्लमा प्रभु, ऑप्शन सी है चोखा मेला, ऑप्शन डी है अक्क महादेवी। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बनेगा। वीर शैशववाद एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जो 12वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर कर्नाटक में उभरा था और इस संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक बसवन्ना थे और अल्लमा प्रभु तथा अक्क महादेवी इस संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी थे। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची सेकंड में दिए गए उनके व्यावसायिक चित्रण से सही मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना। ऑप्शन ए का यहाँ पर है वेलार, तो वेलार का मिलान हो जाएगा। बड़े भूस्वामी को वेलार कहा जाता है। उड़वार, उड़वार साधारण हलवा है। और यहाँ पर अदमई दिया गया ऑप्शन सी में, इसका मिलान हो जाएगा भूमिहीन मजदूर से। और गृहपति का हो जाएगा स्वतंत्र कृषक से। तो 32 का ऑप्शन की बात करें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगला 33 है। यहाँ पर प्राचीन काल में सिल्क रूट, सिल्क रूट शब्द संबंधित है, किससे संबंधित था दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग। सेकेंड है ऑप्शन यहाँ पर समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहाँ रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे। थर्ड है सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहाँ शहतूत के पौधों की खेती होती थी। फोर्थ है सड़क समुद्री वायु मार्ग जहाँ रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। तो 33 का यहाँ पर आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़ों को ले जाने वाला व्यापारियों का यात्रा मार्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे दोस्तों। 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों, निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है। पहला ऑप्शन है बादामी चालुक्य, ऑप्शन सेकंड है वोलुपट्टी, नंदी बसवेश्वर और उय्या कोंडन उदयार। तो 34 का यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन 4, उय्या कोंडन उदयार, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 35। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। ऑप्शन ए है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की, ऑप्शन बी है पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 35 का आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल ए सही विकल्प इसका सही बनेगा। ताराबाई शिंदे 19वीं सदी की प्रमुख समाज सुधारक थीं जिन्होंने नारी उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1882 में प्रकाशित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में इन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों और पितृसत्ता जाति का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में परियालवार, अंडाल, तोंडर डिप्पोडी, अलवार और नम्मलवार के गीतों का संकलन किया गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही आंसर का चयन करना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दिव्य प्रबंधम, इसका सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, आपको बताना है। तो 37 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो 4 ऑप्शन राइट जवाब बनेगा, परिवार पर कर। महाजनपदों के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला कर फसल कर, फसल कर, शिल्पकार कर और चरवाहों पर कर आदि थे, जबकि परिवार पर लगाया जाने वाला किसी प्रकार का कोई कर नहीं था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, जनजातियों पर औपनिवेशिक
शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित है या उनमें केवल कड़ी शर्तों के तहत अनुमति दी गई थी। ऑप्शन बी है, संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति थी। तो 38 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो 39 का आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? तो स्वाभिमान आंदोलन आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से किसने शुरू किया है। तो 40 का यहाँ पर आंसर जो होगा पहला ऑप्शन ईवी रामास्वामी पेरियार। स्वाभिमान या आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1920 में ईवी रामास्वामी पेरियार ने दक्षिण भारत में किया था। यह आंदोलन मुख्यतः ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, नीचे दिए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए है, 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। ऑप्शन बी है, गांव और कस्बों से अपेक्षाकृत धनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। सी है, हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थी परंतु यह निचली जातियों के लोग स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक मौका था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा 41 का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल ए तथा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो 42 का आंसर बनेगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन थर्ड, मोहनदास करमचंद गांधी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए। पहला ऑप्शन है, औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। कंपनी अधिक रियायतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषताधिकारों में हेरफेर की कोशिश नहीं करती थी। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 43 का आंसर आप लोग बताइए क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 ए सही है, बी गलत है। 1800 माफ कीजिएगा 1686 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें हुगली छोड़ने पर विवश किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है जब इसका प्रारूपण हुआ? तो ऑप्शन ए है, इसमें उन समुदायों को जो कि भारत के सबसे बड़े बड़े अनुपात को संगठित करते हैं उनके मतदान के अधिकारों को अंगीकृत किया गया है। ऑप्शन बी है, इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया है। ऑप्शन सी है, इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 44 का आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर 44 का जो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, केवल बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषता मूल तत्वों एवं भावना की दृष्टि से अद्वितीय है और इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया है। इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था की गई है, जिसे मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूर्य 8 ग्रह और उसके उपग्रह सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य 10 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य और ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो 45 का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं और सौर मंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है।
ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला 46 की बात करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों ए तथा बी को पढ़ें व सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए है प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। बी है प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अक्षांश विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित कोणीय दूरी को कहते हैं और जिसके प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। प्रत्येक देशांतर के साथ पूर्व पश्चिम भी लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 है। कथन पढ़कर सही विकल्प चुनें। अभी कथन ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। उष्ण कटिबंध सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। कारण आर दिया गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक दिन सूर्य सिर पर रहता है। तो 47 का आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन ए और आर सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 48 है। यहाँ पर कथन पढ़कर दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनें। अभी कथन ए दिया गया है विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण आर है विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है क्योंकि यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। क्वेश्चन नंबर अगला 49 की हम बात करेंगे। अगर भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंपी तरंगें दूर सभी दिशाओं में जाती हैं। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प भूकंप को समझने में सहायक होंगे? तो 49 का आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। क्या बनेगा यहाँ पर? पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उद्गम केंद्र, भूकंप लेखी, प्लेट, सीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। निम्नलिखित कथन पढ़ें, सही विकल्प चुनें। अभिकथन ये है सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण का परस्पर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। कारण आर है सभी पौधे, पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर जो होगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य है परंतु आर द्वारा ए की सही व्याख्या नहीं होती है। सजीव और उनके चारों ओर के वातावरण पर परस्पर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी पौधे आ जाते हैं। पशु और मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं और परस्पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 51 है। यहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्रों का सही मिलान उनके उदाहरण के साथ करें और विकल्प चुनें। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्थल मंडल। तो स्थल मंडल का जो मिलान हो जाएगा धातु और चट्टान से हो जाएगा दोस्तों। और वायुमंडल का जो मिलान होगा यहाँ पर हवा की विभिन्न गैसों से निर्मित। और जलमंडल का यहाँ पे मिलान हो जाएगा पौधे और जीव। जलमंडल का जल समूह जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा थर्ड ऑप्शन, ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में ग्रीन हाउस गैस है? ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड को ग्रीन हाउस कहते हैं। इन गैसों के कारण वातावरण का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53। वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। वायु के विषय में सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए है पौधे वायु से सीधे नाइट्रोजन लेते हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पर हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हीलियम, आर्गन और ऑक्सीजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में है। छोटे छोटे धूलकण वायु में मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपको आंसर बताना है दोस्तों। यहाँ पर क्या जवाब बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, बी और डी सत्य है, ए और सी असत्य यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन का आंसर। वायु विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है। हरे पौधे वायुमंडल से CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वायु में छोटे छोटे धूलकण मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 54 की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों। शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। सही विकल्प का चयन करना है आपको। ऑप्शन है कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं। एसाफेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं। भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा रोक लेते हैं। शहरों में अधिक खुले स्थान और पेड़ होते हैं। तो 54 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, ABC ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55। खनिजों का उनके प्रकारों से सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पर, और इसका मिलान करना है। ऑप्शन ए का मिलान हो जाएगा लौह खनिज, लौह खनिज का मिलान हो जाएगा मैग्नीज से, और जीवाश्म ईंधन का जो मिलान होगा वो कोयला से हो जाएगा। आधात्विक खनिज का मिलान होगा चूना पत्थर से, और अलौह खनिज का मिलान सीसा से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प बनेगा थर्ड ऑप्शन, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य आवश्यक है? तो 56 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमुख है। सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वन्यजीव अधिनियम 1972 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पाद को बढ़ाने के तरीकों पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके वर्षा निर्भर कृषि, कृषि का मशीनीकरण। तो 57 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा थर्ड विकल्प हो जाएगा सही, ए, बी और डी ऑप्शन सही जवाब है। बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उर्वरकों और उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, बोए गए क्षेत्रों में विस्तार तथा कृषि के मशीनीकरण द्वारा प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त उदाहरण होगा? पहला ऑप्शन है लोग एक दूसरे को बराबरी समान रूप से देख रहे हैं, लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं, लोग एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 58 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4, बी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कारक क्षेत्र की विविधता पर असर या प्रभाव डालते हैं? पहला ऑप्शन है भिन्न खानपान और कपड़ों की आदतें, समान धर्मों का पालन, लोगों द्वारा अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों में सामंजस्य बैठाना। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 59 का यहाँ पर आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4, ए और सी, ए सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन मुख्यमंत्री, सेकेंड ऑप्शन है राज्यपाल, थर्ड है मुख्य सचिव, फोर्थ है महान्यायवादी। तो 60 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति की भांति राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, और राज्य का समस्त कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के विषय में वर्णन किया गया है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 153 से 167 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति एवं एकात्मक एकीक, संसदीय एवं संघीय, राष्ट्रपति एवं संघीय, संसदीय एवं एकात्मक एकीक। तो यहाँ पर 61 का जो आंसर बनेगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संसदीय एवं संघीय। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को चुना गया है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संघात्मक व्यवस्था और आशय शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं उसकी क्षेत्रीय इकाइयों यानी कि राज्य के बीच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सही है? तो ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया गया, भारत में कुल किसानों में लगभग हर 5वें में से 4 बड़े किसान हैं। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी जरूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित होते हैं। सही विकल्प का चयन यहाँ पर आपको करना है। 62 का आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है, भारत में 60% परिवार खेतिहर मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। बी है, गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतिहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। ऑप्शन सी है, किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतिहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। सही विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल बी और सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है नियमित रूप से चुनाव का आयोजन, ऑप्शन बी है निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। तो यहाँ पर आंसर और सी दिया गया है जागरूक जनमत, डी है समर्पित नौकरशाही। सही विकल्प का चयन यहाँ पर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 64 का आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि नियमित रूप से चुनाव का आयोजन हो, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हो तथा जागरूक जनमत हो। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है यहाँ पर, एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं के रूप में है तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में है। इस तरह का चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देता है। तो किसको बढ़ावा देता है यहाँ पर? जेंडर सशक्तिकरण को, जेंडर नाटकीकरण को, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना और जेंडर समरूपता बनाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए यहाँ पर है, सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। कथन बी है, ये आवश्यक नहीं कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी दोनों सही ऑप्शन हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों से ये उम्मीद की जाती है कि उनके पास एक संविधान जरूर होगा, परंतु ये भी आवश्यक नहीं है कि जिनके पास संविधान होगा वे लोकतांत्रिक देश ही होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 67, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है संघ, सेकेंड है राज्यों का संघ, गणतंत्र, भारतवर्ष। तो 67 का आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, राज्यों का संघ। भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा का वर्णन करता है, जिसमें शामिल भारतीय क्षेत्र हैं, राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र। इसलिए भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन पहला है, न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। ऑप्शन सी है, जिन मुकदमों में जनता का अंत विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए और बी दोनों सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 69, निम्न कथनों तथा को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है, अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। तो 69 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ए और बी सही हैं, बी सही व्याख्या करता है ए की। क्वेश्चन नंबर अगला 70 की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा में निम्न में से कौन से मुद्दों के स्थान पाने की ज़्यादा संभावना है? पहला ऑप्शन है, निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, कीटनाशकों का उत्पादन, उद्योगों में लागत में कटौती, मजदूरों को मुआवजा। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प सही हो जाएगा, ए, सी और डी। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के उदाहरणों को लेकर की जाने वाली चर्चा में कुछ खास मुद्दे हैं जिनके स्थान पाने की ज़्यादा संभावना है, जैसे निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, कीटनाशकों का उत्पादन और मजदूरों का मुआवजा आदि का मुद्दा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है और उसका आपको चयन करना है? पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों की विभिन्नताओं का सम्मान करना सीखने के लिए, अतीत के संबंध में गर्व और विषाद की भावना पैदा करने के लिए, समाज के एक सक्रिय, उत्तरदायी और चिंतनशील सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए, यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंधन कैसे होता है तथा उसे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सी और डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में शिक्षार्थी समाज के सक्रिय, उत्तरदायी एवं चिंतनशील सदस्य के रूप में समाज के अंदर विकास करता है।
विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक संरचना, प्रबंधन एवं समाज में शामिल होने के तरीके खोज सीखता है और इसके साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं का सम्मान करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है। यहाँ पर निम्नलिखित दो कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए यहाँ पर दिया गया, सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार से समतावाद के लोकाचारों की तरफ स्थानांतरित होना अति आवश्यक है। कारण आर है, सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो 72 का यहाँ पर आपको जवाब देना है, क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। क्वेश्चन नंबर अगला 73 की बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ्य योजना बनाना चाहती है। निम्न में से कौन से उप संप्रतियों की उसकी पाठ्य योजना के हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है? बाजार के प्रकार, बाजारों की श्रृंखला, असमान अवसर, कृषि उत्पादन कार्य, बाजार में मोल तोल करना। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केवल ए, बी, सी, ई। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला ऑप्शन, बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमें बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों शामिल करना चाहिए। यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषण किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। तो 74 का यहाँ पर जो सही विकल्प बनेगा ऑप्शन थर्ड, केवल ए तथा सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने हेतु कौन से प्रयोग करेंगे? आपको यहाँ पर सही आंसर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठाना तथा इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित करना तथा छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने के अवसर देना। कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों को आयोजित करना। लड़कों को लड़कियों की उत्तर पुस्तिका तथा लड़कियों को लड़कों की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए प्रोत्साहित करना। कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्रों में छात्राओं में बांटना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 75 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ए, बी और डी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 76। विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ्य योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफ़ी प्रचलित हैं। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा? पहला ऑप्शन है इवैल्यूएट, एक्सप्लेन, इंगेज, इंटरटेन। तो 76 का जो ऑप्शन सही होगा थर्ड ऑप्शन इंगेज, राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवों के जरिए लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होगी छात्रों को? यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है भूमिका निर्वहन, रोल प्ले के माध्यम से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनने की मुख्य घटनाएं दर्शाने को कहना। छात्र परिषद के अध्ययन को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। वाद विवाद दल, तैराकी दल जैसे स्कूल के दलों में चुने जाने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की सूची बनाने को कहना। तो यहाँ पर 77 का आंसर क्या बनेगा? तो 77 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब बनेगा। छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है। कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है ए, पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के एकमात्र स्रोत की तरह देखना चाहिए तथा इससे किसी भी तरह के भटकाव को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है, अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तक से परे जाकर तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी है, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों को याद करने के कौशल पर की परख करने के लिए करना चाहिए। या फिर डी ऑप्शन है यहाँ पर, शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचना जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने के लिए सबल बनाना चाहिए। तो सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 78 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। केवल बी और डी ऑप्शन सही जवाब है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला 79, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान या उपलब्ध कराती है? तो यहाँ पर आपको बताना है आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए कौन सा ऑप्शन जो है अवसर प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को अध्ययन
केस स्टडी उपलब्ध करानी चाहिए जिनमें लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। वकील को आमंत्रित किया जाना चाहिए उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए जिनमें उसे जीत मिली है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 79 का जो यहाँ पर राइट जवाब बनेगा सेकेंड हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बताना है समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन पहला देखेंगे, लोगों के समानता के लिए किए गए संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है। वे कौन से विभिन्न तरह के बाजार हैं जिनसे गुजरकर कपास एक कमीज बनती है। एक कमीज बनाने की प्रक्रिया में किससे सबसे अधिक लाभ मिलता है। सदाबहार वनों तथा पर्णपाती वनों में क्या अंतर है। सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो 80 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल ए और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 81 है, प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हाल ही में राज्य में हुए चुनाव को समझ सकें उसके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है। वह चाहती है कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तत्व के रूप में देखें। कौन सा स्रोत इसके लिए उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन ए है राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लिप, चुनाव कराने से संबंधित भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, चुनाव प्रक्रियाओं की वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव से संबंधित प्रसंगों वाली फीचर फिल्में। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 81 का यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, केवल ए और सी ऑप्शन सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालयों में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध कराना ताकि वे याद कर सकें। बी है विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है, इस पर बल देना। तो 82 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यहाँ पर ये दिया गया है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कारण आ है भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिकों की कमी है। तो यहाँ पर 83 का जो आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए यहाँ पर ऑप्शन जो है सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 84 है, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया कि अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा के जीवन पर बना एक वृत्तचित्र। सेकंड है लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कल्पना फिक्शन। औपनिवेशिक शासन ने जातियों की परिस्थिति को समर्पित इतिहास की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ। चौथा ऑप्शन है उस काल समय के दौरान वैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्री बेरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए गए गीत। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दोस्तों 84 का ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। उस काल समय के दौरान वैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्री बेरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत। क्वेश्चन नंबर अगला 85 है। यहाँ पर अगर एक विद्यार्थी एक जिले की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव रखता है तो निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 85 का जो आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड भारत की जनगणना से आंकड़े। एक विद्यार्थी का एक जिले से संबंधित जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने एवं उस पर आधारित परियोजना प्रस्ताव को विकसित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारत की जनगणना आंकड़े होंगे, जो कि ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना। बी है हितधारकों के साथ अधिगम प्रगति को समझाने के लिए उपयोग। अधिगम प्रतिफलों पर आधारित मानदंडों पर विद्यार्थियों के आकलन को आंकना। ऑप्शन डी यहाँ पर है समयानुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तनों के अवलोकन के अवसर उपलब्ध करवाना। सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है 86 का। क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल ए और डी इसका राइट जवाब बनेगा। अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना और समयानुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तनों के अवलोकन के अवसर उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर अगला 87 है,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यहाँ पर सही है। पहला दिया गया है, बच्चों को उनसे न संभलने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे के चौमुखी यानी कि सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित देना चाहिए। जो शारीरिक दंड देते हैं उन्हें सख्त चेतावनी देनी चाहिए। बच्चों को अनुशासित रूप से अपने विचारों को व्यक्त या प्रकट करने का निर्देश देना चाहिए। तो 87 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, केवल बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। इससे बच्चे की चौमुखी यानी कि सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधि के संबंध में बच्चों के चौमुखी विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 88 है, विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। योगात्मक आकलन, रचनात्मक निर्माणात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, स्थापन प्लेसमेंट आकलन। तो 88 का यहाँ पर आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, स्थापन प्लेसमेंट आकलन नहीं लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 है, पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। क्या क्या आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, बी है एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों परीक्षा पत्रों का संग्रह, सी है पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। सही विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 3 ए तथा सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। पहला और यानी कि ए और सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। पोर्टफोलियो के अंतर्गत विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह और पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है। ऑप्शन पहला है वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। वायुदाब क्या है। वर्षा के 3 प्रकारों के नाम बताइए। साक्षरता क्या है। राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 डी और ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन, साक्षरता दर क्या है। राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए एवं निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई पहलू हो सकते हैं, इन बिंदुओं के आधार पर आकलन होता है। तो ये रहे 90 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे जो कि आपने इसमें सॉल्व किया है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।